आमी आसा 52nd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हांगासर आयज सरमाउंटींग द चॅलेंजीस ह्या फिल्माचे डायरेक्टर आमच्या वांगडा आसा सतीश पांडे सर वेलकम टू। नमस्कार। सरमाउंटिंग चैलेंजेस एक फिल्म है जो मेट्रो के जो 10 मेट्रो के डिफरेंट फेज़ होते हैं, उसमें फ़ेज़ 3 के ऊपर ये फिल्म भी बनाई गई है, जो 2012 में शुरू हुआ और ये 2020 तक चलता रहा। तो करीब ऑलमोस्ट 10 साल तक ये कंस्ट्रक्शन चलता रहा। ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 100 किलोमीटर्स का इसका रेंज था और अभी मेट्रो दिल्ली में करीब 400 किलोमीटर की बन चुकी है। तो दिल्ली जैसे शहर को 400 किलोमीटर की मेट्रो बनाने के लिए जो रोल DMRC ने या उनके इंजीनियर्स ने किया है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और उस प्रॉब्लम को कैसे उन्होंने सक्सेसफुली हैंडल किया और उसको सक्सेसफुल बनाया, इसके ऊपर यह फिल्म है। सर आपकी बहुत सारे मेट्रो के ऊपर आप फिल्म बनाते हैं, सो आपका मेट्रो से कोई लगाव है? हाँ, मेरा मेट्रो से बहुत ज़्यादा लगाव है क्योंकि मैंने पहली फिल्म बनाई थी, वो बनाई थी कि व्हाई दिल्ली नीड अ मेट्रो। तो तब से और अब क्या है कि मैं आधा इंजीनियर हो चुका हूँ और मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो मुझे नेशनल अवार्ड मिला था लास्ट 2012 में मेट्रो के फ़ेज़ 2 के ऊपर। तो अभी मेरा बॉम्बे में भी ऑफिस है और मैं बॉम्बे, पूना, नागपुर सब जगह पे रेलवे का काम करता हूँ, मतलब मेट्रो का काम करता हूँ ज़्यादातर, बिकॉज फॉर देम इट्स वेरी गुड, फॉर मी ऑल्सो इज़ अंडरस्टैंडेबल। और वो मेरे ऊपर फेथ करते हैं क्योंकि मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, इसलिए मेरे को बुलाया जाता है बार बार। सो आई एम नाउ अ मेट्रो फिल्म मेकर ऑलमोस्ट। इफ़ी के बारे में एक्सपीरियंस आपका कैसा है? इफ़ी के बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ लगातार करीब 5 साल से लगातार आ रहा हूँ। मैं इनके जूरी मेंबर में रह चुका हूँ इफ़ी में, प्रीव्यू कमेटी मेंबर में रह चुका हूँ और मुझे हर साल मैं पूरे साल इंतज़ार करता हूँ कि इफ़ी कब आए और मैं कब गोवा जाऊँ। और गोवा मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है गोवा से। मैं अभी 2 महीने पहले गोवा आया था, लेकिन गोवा में हर साल में 3 बार ज़रूर आता हूँ। आपको फिल्म पूरा करने के लिए कितने दिन लगे, कितने साल लगे? ये फिल्म की शूटिंग तो पूरे चली है, लेकिन इसका पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए मुझे 1 साल लग गया। पूरा 1 साल पूरे मेरी टीम ने पूरा इस पर काम किया और मेनली ग्राफिक्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और उनको अप्रूव कराना, उनसे इंजीनियर को दिखाना ताकि वो टेक्निकली बिल्कुल फिट बैठे, कोई गलत चीज़ ना हो। इसके लिए बार बार ग्राफिक्स वगैरह बनाने पड़ते हैं हम लोगों को, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिस प्रकार से लॉकडाउन लग गया था उसके कारण आपकी शूटिंग रुक गई थी, सो उस समय आपने कैसे मैनेज किया शूटिंग? नहीं, ऐसा था कि जब मेट्रो ही पूरी बंद हो गई थी, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए मेट्रो बंद हो गई थी, तो हमने पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया। जैसे मेट्रो शुरू हुई तो जो ड्रोन के शॉट्स लेने थे वो हमने लिए, लेकिन इस वक्त मेट्रो शुरू होने के बाद भी जो इनसाइड शॉट्स, क्योंकि भीड़ नहीं थी, रिस्ट्रिक्शंस थे, तो वो फिर शॉट्स हमने नहीं लिए। हमारे पास पुराने काफ़ी शॉट्स थे तो उसको यूज़ किया हम लोगों ने। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आमच्या वांगडा आसा बबलू बेबीलॉन ह्या फिल्माचे अभिजीत सारथी, डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ द फिल्म। सर आपने ये जो फिल्म बनाई है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है फिल्म का? आपकी पहली फिल्म है? नहीं, मैं SRFT कोलकाता से हूँ, सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविज़न कोलकाता। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, FTI और SRFT 2 ही फिल्म स्कूल है जो नेशनल गवर्नमेंट रन करती है। ये मेरी जो फिल्म है ये डिप्लोमा प्रोजेक्ट है, 3 साल की हमारे कोर्स होता है। ये मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है जिसकी ड्यूरेशन 40 मिनट्स है और उसमें श्री मनोज पावा जी ने एक्ट किया है। और ये इफ़ी जो है वहाँ पे सबमिशन भी जो रहता है वो हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से ही होता है। और मैं थैंकफुल हूँ कि इंस्टीट्यूट ने मेरा प्रोजेक्ट चूज़ किया सेंड करने के लिए, और थैंकफुल हूँ कि इफ़ी ने इफ़ी को लगा कि इसमें कोई पोटेंशियल है और वो उसे स्क्रीन करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। इफ़ी जैसा एक प्लेटफॉर्म जो यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, सो इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? मैं बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ इफ़ी के बारे में, क्योंकि इफ़ी 52nd ईयर्स हो चुके हैं अब तक, तो नेशनल लेवल पे इसका कवरेज होता है। और पहली बार मुझे अटेंड करने का सौभाग्य मिला और वो भी अपनी फ़िल्म के साथ मिला, जिसको वो बड़ी बात है मेरे लिए काफ़ी। और मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने सुना तो काफ़ी था, और उससे भी बेटर यहाँ का अरेंजमेंट है, स्क्रीनिंग वेन्यूज़ है, वॉलंटियर्स है, और जो सिनेमा लवर्स और फिल्म मेकर्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वो दोनों मिल सकते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। और इतने साल से ये फेस्टिवल रन करने के बाद भी अभी भी जो पैशन है इस फेस्टिवल के लिए वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, वो मैं कहना चाहूँगा। सर आपकी फ़िल्म का नाम जो बबलू बेबीलॉन है, ये कैसा बना है?
ये मेरी फ़िल्म का नाम जो है वो मेरा फ़िल्म की स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम बबलू रहता है। और ये कहानी बेसिकली ऐसा है कि अगर मान लीजिए एक ऐसा टाइम आए जब सारे जो फार्मिंग हो, प्लांटेशन हो, सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, जहाँ जो कॉमन सिटीजन है वो उस चीज़ को एक्सेस ना कर सके, तब क्या होगा। तो अगर वैसी एक टाइम है जहाँ पे ये सब चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट जो है फार्मिंग का, प्लांटेशन का, वो किसी कंपनी ने ले लिया हो, जिसका नाम है बेबीलोन। तो और ये पूरा जो टाइटल है वो वहाँ से आता है कि एक सॉन्ग है ओम दरबदर फिल्म का, बबलू बेबीलोन से। तो मेरे माइंड में हमेशा चलता था कि अगर कोई बेबीलोन किसी जगह का भी नाम होता, किसी शॉप का भी नाम होता और उसके ओनर का नाम बबलू रहता, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस उसी वे में करता कि मैं बबलू हूँ बेबीलोन से। और जो पहली बार ये बात सुनता उसके लिए काफ़ी फ़नी भी रहता और ये वियर्ड भी रहता कि इसका मतलब क्या है। तो जब ये कहानी के ऊपर मैं रिसर्च भी कर रहा था अपनी कहानी के ऊपर और उसको डेवलप कर रहा था, तब मुझे लगा कि शायद ये जो टाइटल है वो यहाँ पे फिट बैठेगा, कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है कि वो बबलू है और उस बेबीलोन से है। और हम जब फिल्म देखे तब हमें समझ आया कि बेबीलोन क्या है और बबलू वहाँ पे क्या काम करते हैं। तो मुझे उस चीज़ में बड़ा फ़न लगा था, या लगा था कि एक अपसर्ड नेचर है। उसी अपसर्ड नेचर को मैंने चाहा कि पूरी थ्रू आउट द फिल्म मेंटेन करूं, और एक सटायर या व्यंग रहे, जो हम पहले पढ़ते थे हरिशंकर परसाई या शरद जोशी की कहानियों में, जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूं। और मैं हरिशंकर परसाई मुझे काफ़ी इंस्पिरेशनल लगते हैं, तो मैं चाह रहा था कि वो व्यंग यहाँ पे मेंटेन रहे, जहाँ पे मैं अपनी बात को लाउड तरीके से ना कहूँ, एक ऐसे तरीके से कहूँ जब आपको लग रहा है कि फ़नी है बट उस पर आप हंसना नहीं चाह रहे हैं, और वही व्यंग है। तो उसको मैंने ट्राई किया इस फिल्म में। कोरोना काल के कारण आपके फिल्म को बहुत डिले हुआ, सो इसके बारे में। ये जो शूट है हम लोगों ने दिसंबर 2019 में करी थी। अगर आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म में बहुत जगह है मास्क का हम लोग ने यूज़ किया है। तो कई लोग जो अभी शायद फिल्म देखे या उसके क्लिप्स देखे, उनको लगेगा कि कोरोना के बाद ये मास्क का चलन है। पर उस टाइम पे मेरे माइंड में थॉट प्रोसेस था कि जब पेड़ पौधे कम हो चुके हैं, वैसा जगह हो चुका है जहाँ पे ये प्लांटेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो वहाँ पे उस टाइम पे उस तरीके से हमने मास्क यूज़ किया था। बट जब हमारा एडिट के ऊपर वर्क चल रहा था, तभी कोरोना का वेव्स इंक्रीज़ हुआ और तभी लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन के बाद हमें भी ये था कि कुछ महीनों में शायद ओपन हो जाए, बट जो एक साल कुछ महीने के लिए हमारा पूरा भारत ही जो बंद हो गया था, उसके कारण काफ़ी डिले हुआ और पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस है फिर वो ऑनलाइन करना पड़ा। और फिर अभी हमने फाइनली इस साल ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैंने इफ़ी में सेंड किया था, और फॉर्चुनेटली इफ़ी में आज हम यहाँ पे हैं। आमच्या वांगडा आनी एकटे डॉक्युमेंट्रीचेर डिरेक्टर आसात. डॉक्युमेंट्री आसा गंगापुत्र ही प्रयागराजच्यान पयल्या फावट इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर येयल्या. सो तेंच्या कडल्यान डायरेक्टरा कडल्यान आमी जाणून घेया की ह्या फिल्माची तयारी तेंची कशी घातली आनी फिल्म कशें कितें आसा तें. सो वॉट इज द फिल्म अबाउट? एज अ फिल्म इज़ अ कुंभ मेला, एज अ मिसिंग पे मैंने फिल्म बनाई है जो. और देखिए, मैं उस शहर से बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म भी वहीं प्रयाग में हुआ है. तो मैंने बहुत फिल्में देखी है और बहुत सारे कुंभ मेले देखे हैं. तो मैंने लगा कि मैं नहीं बनाया फ़िल्म. कई लोगों ने कहा कि आपको फ़िल्म बनाना चाहिए, आप वहाँ के हो. बट मैंने कहा यार, सब तो कुंभ मेले हम बनाते हैं. तो फिर मैंने विषय ढूंढने की कोशिश किया कि कौन सा विषय है जो लोगों को अभी तक नहीं आ पाया. मेरे ख्याल से मैंने इतनी सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज देखी, लोगों से बात किया, मिसिंग के ऊपर किसी ने नहीं बनाई. और मिसिंग के ऊपर बनाने का मकसद भी कुछ और था मेरा. तो मैं उस टेंट में 2 साल मैंने गुजारे, तब रिसर्च किया, तब मैंने इस पे लगा कि नहीं, अब मैं मिसिंग पे फिल्म बनाऊंगा. तो 2010 से 2019 तक का जर्नी है इस फिल्म का. फिर मैंने शुरू किया 2012-13 में महाकुंभ आया, पूरा किया. फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, महाकुंभ में 19 को मैंने एंडिंग कर दी इस फिल्म का. राजाराम तिवारी जी के ऊपर ये फिल्म है. सो उनका आपके लाइफ पर कैसा प्रभाव था? देखिए, उनका लाइफ इसलिए मुझे इंस्पायर किया कि वो बंदा अपना 16 साल की उम्र में अपने बच्चे को, परिवार को, वाइफ को छोड़ के वो 3 महीना वो कुंभ मेले को देते थे, और निस्वार्थ. कोई सैलरीज नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. बट उस व्यक्ति ने दिया. तो मुझे लगा यार, जब उस व्यक्ति दे सकता है तो हम आप क्यों नहीं दे सकते. तो मैंने कहा नहीं, मैं भी देता हूँ. और कमाल की बात है, मैं इंस्पायर इसलिए हुआ कि 2010 में मैंने रिसर्च शुरू किया. 2010 में मेरी शादी हुई, नई शादी हुई. फिर मैं अपनी वाइफ को छोड़ के मैं कुंभ मेले में रहता था. तो मेरा फिक्शन भी घर पे हुआ. तो मैंने कहा जब राजाराम तिवारी छोड़ सकते तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ. और वो काम कर रहा है, मैं तो भाई चलो ठीक है, अभी शूटिंग किया 2 दिन फिर घर चले जाएंगे. वो तो 3 महीना 4 महीना अपना घर छोड़ के रह सकता था. वो एक्सपायर हुआ. तो मैंने कहा नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ अ फिल्म. तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस ये दिया. सेकेंडरी मैंने अपनी लाइफ या घर को दिया.
कैसा लगता है जब एक रीजनल फिल्म इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आती है? तो बहुत अच्छा लगता है कि इसलिए अच्छा लगता है कि एक ओरिजिनल फिल्म्स है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वो भी अचानक मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मुझे लगा कि यार मुझे मिल गया सब कुछ, मतलब ये महाकुंभ है मेरे लिए। मतलब वो भी एक कुंभ देखा है और ये दूसरा कुंभ देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे शहर से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटे साल से हम सुनते आ रहे हैं कि कुंभ में बिछड़े हुए भाई, कुंभ में बिछड़े हुए फैमिली। सो इस फ्रेज़ को आप कैसे देखते हैं, या इस एक वाक्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, फ़िल्म में तो हमेशा दिखाए जाते हैं कि दो छोटे भाई, उनकी माँ ने बोला कि कुंभ मेले में एक भाई बिछड़ गया, एक भाई तुम हो। तो एंडिंग में आपने देखा होगा वो मिलाते हैं, ठीक है। तो फिर लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोगों ने तो एकदम बहुत नज़दीकी से देखा है, वो एट अ टाइम मिलाते हैं। वो 2 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में। असली हीरो तो मेरा वही है। फिल्म तो ठीक है वो है, और लेकिन जब वो मिलाता था तो वो फिल्मों की याद आ जाती थी, अरे वाह बड़ा नहीं हुआ, अभी भी उसने मिला दिया है। तो ये एकदम रियलिस्टिक है कि मतलब वो व्यक्ति मतलब पता नहीं कहाँ से इतने लोगों को इकट्ठा किया, लोग के लेके आते छोटे। जो मेरी फिल्म्स में एक छोटा बच्चा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 5:30 मॉर्निंग में वो छूटा है, रात में 12 बजे उसको मिला है। 8 किलोमीटर दूर शहर में चला गया बच्चा, कैसे चला गया आई डोंट नो, पर किसी गैंग के हाथ में नहीं लगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन 12:30 बजे उस व्यक्ति ने ढूंढ के ला के दिया। उसने कहा था, उसके पापा ने कहा था कि मैं अब कभी नहीं आऊँगा, लेकिन उसकी माँ ने कहा था नहीं, मेरा लड़का मिल गया, मैं हर साल इस लड़के को लेके आऊँगा। गंगा मैया ने मुझे दोबारा इस लड़के का जन्म दिया है। तो ये बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। सर, आपका इफ़ी का एक्सपीरियंस कैसा है? इफ़ी का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, मैं शब्दों में तो नहीं बता सकता, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। एक छोटी सी जगह को, एक छोटी सी फिल्म को, जिसका कोई सिरा नहीं था इस फिल्म का, देखा जाए तो ये फिल्म कैसे बनी, कब बनी, मुझे खुद होश नहीं है। कि मैंने इस टेप में जो ओरिजिनल टेप थे, मिनी डीवी टेप मैंने शूट किया है, मैंने 40 मिनी डीवी यूज़ किया। 20 मैंने अपनी वाइफ की लड़ाई की वजह से मैंने कूचल के तोड़ दिया इस टेप, जिसमें मेन फुटेज था पूरा। लेकिन फिर एज अ जो मेरे एडिटर थे सुमित्रो खाना जी ने, उन्होंने बहुत सहयोग किया। मतलब बोला ठीक है देखते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें निकाल के। फिर उन्होंने कुछ क्रिएटिव इनपुट भी है हमारे फिल्म्स में, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया कि नहीं नहीं जेपी भाई मैं बनाऊंगा, आप उन्होंने बहुत बड़ा हेल्प किया। इस फिल्म का योगदान उनको भी बहुत जाता है, उन्होंने वो दिन रात लगा रहा वो बंदा। ठीक है, कुछ क्राइसिस थी, धीरे धीरे पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हुए, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मुझे 1,25,000 रुपये पोस्ट प्रोडक्शन का देना था। मैंने कहा कहाँ से लाऊंगा, लेकिन फिर भी कभी कुछ बेच दिया, कभी कुछ बेच दिया। और मैं पैसे लेता नहीं किसी, ये मेरे ब्लड में नहीं है कि मैं किसी से पैसे मांगूं। कोई साधन से मेरी जो सैलरीज़ नहीं आती हैं, 5 साल का पैसा हमने आपको बताया ही था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूनिवर्सिटी ने मुझे हायर किया 2010 से, लेकिन 2012 से लेके 17-18 तक मतलब तकरीबन 5 साल का पेमेंट नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। बोला नहीं हम पेमेंट नहीं दे सकते आपको, तो भी मैंने काम किया। इसलिए काम किया कि ये मेरा पैशन था, मेरा शौक़ था कि अगर हमारे बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे, जो मेरे यहाँ सेंटर फॉर थिएटर के बच्चे हैं, वही मेरे पैसे हैं, वही मेरे धन है, वही मेरे दौलत है। तो हाँ, हमको यूनिवर्सिटी पैसे नहीं दिया, लेकिन हमने बहुत कमाया। यूनिवर्सिटी को खुद नहीं मालूम कि मैंने क्या कमाया है, लेकिन मुझे मालूम है मैंने क्या कमाया। मेरे आज बच्चे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो रहे हैं और होंगे, तो कम से कम वो तो देंगे ना। कोई अगर पेरेंट्स पौधा लगाता है तो फल उसके बच्चे ही खाते हैं। तो मैंने केवल यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म्स को पौधा लगाया था। आज वो वृक्ष ले रहा है रूप, फल तो नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ फल लगने के उस पर है। तो ठीक है, मैंने अभी आप बिलीव नहीं करोगे, ईफ़ी ने जब इनवाइट किया मुझे, तो माय वाइफ इज़ द प्रोड्यूसर और मैं डायरेक्टर, तो 2 लोग के टिकट दिया। मेरी 3 साल की बच्ची है, मैंने कहा यार मैं कैसे उसको छोड़ के कैसे आऊँ। उन्होंने कहा कि 20-30 हज़ार रुपये और लगेंगे टिकट का, प्लेन टिकट का। तो मैंने कैसे लेके आऊँ, उसके लिए भी मैंने लोन लिया। कमाल की बात है, ये फिल्म लोन से ही चल रही है। मुझे आते वक्त भी पैसा उधार लेना पड़ा, बैंक से लिया या जैसे भी लिया, या कुछ बेच के लिया, जो भी है। तो मैं आया, अभी भी मेरे क्राइसिस बहुत है। अब क्राइसिस है, लेकिन हाँ क्राइसिस में एक चीज़ें हैं, अगर आप क्राइसिस रहेंगे तो आप बहुत जीवन अचीवमेंट करेंगे। अगर आपको सब कुछ मिलता रहा तो आप अयासी करेंगे, ऐशो आराम करेंगे। लेकिन मेरे साथ क्राइसिस लगी है, भगवान करे क्राइसिस और हो, मैं उतना ही स्ट्रांग हूँगा, उतना ही चमकूँगा, उतना ही देश का नाम करूँगा, उतना ही प्रयागराज का नाम करूँगा, उतना ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम करूँगा, जितना मुझे क्राइसिस होगा। पावर एंड करे डजंट मैटर, नहीं देगा पैसा नहीं दे,
लेकिन मैं झंडा गाड़ के रहूँगा, ये मेरे मन में है। Tell us something about your movie. So I'm Grzegorz Hartwiel and I'm DOP. I did a movie. We are showing here the movie called Leader, and this is very crazy story, kind of dark comedy. It's sometimes very dark, but sometimes very comedy. And it's about relationship between men and women, which I think is universal around the world. As this was shown yesterday during our premiere, the reactions of the Indian audience appears that they are pretty similar and universal everywhere. Like the people liked the topic and they were curious how it was done. How has been your experience so far at IFFI? Oh, it's my first time in AFI. Yeah. So yeah, it's a very big festival, and it's very nice to be here. Like the place is very nice, the people are very helpful and nice, and so it's a great experience. Your movie showcases that in a one room, there are 6 different actors, right? So how difficult was it to control all those people? Oh, yeah, this was kind of challenge. As you said, our movie is shot mostly in one room with 6 actors, and it was quite challenge to make it interesting. But still, the script was very good from my point of view. And we had luck to have a very good actors. So after all, I think we did it. But you have to, as an audience, tell us what you think. You have seen any of the Indian cinemas? Have you ever watched Indian cinema? You have watched? At the festival, no. No, not at the festival, but generally, in general. Any of the Indian movie have you watched, like Satyajit Ray or any other film you have watched? So, do you think how it is? How do you compare Indian movies with this your movies? Yeah. Yeah, I've seen some Indian movies, and of course they are very different, like especially the Bollywood movies. In fact, I did one movie, Indian movie, and I did it near Kolkata. So I shoot it as a DOP. I did the movie there called Bansuri. So I had a chance not only see the movie but also work in India, and it was very interesting experience because besides all the differences like cultural differences and human differences, still the filmmaking is the same and it's universal. So I had a crew only based on a local professionalist. And after a few days, we understood each other very, very well. So it was great experience, like to work in India with Indian filmmakers. Thank you, sir. ओके 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आज जो मास्टर क्लास थी सर सुजीत सरकार और रोनी लहरी के साथ सर सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी स्टोरीज़ या फिर कोई भी फिल्म बननी है तो जो बेस है वो कौन शुरुआत करता है, किसके पास से स्टोरी आती है? सी मोस्टली डायरेक्टर एंड कभी कभार हमारे पास जो हमारे राइटर्स दोस्त हैं वो आते हैं कुछ आइडियाज़ लेके, तो यूजुअली एट एनी गिवन टाइम 10-15 आइडियाज़ होते हैं। उस पर फिर हम लोग एक बेसिक लेवल का काम शुरू करते हैं कि काफ़ी बार होता है कि हर स्टोरी का आइडिया जो है वो 2 घंटे की पिक्चर नहीं बन सकती। कुछ हो सकता है शायद सिर्फ 5 मिनट का अटेंशन होल्ड कर पाए, बहुत अच्छी आइडिया हो लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट या 20 मिनट की फिल्म बन सकती है। तो हमें ये नहीं है कि हम इमीडिएटली रिजेक्ट करते हैं, हम सबको लेते हैं एंड देन हम लोग उसको एक लेवल तक नर्चर करते हैं और उसके बाद एक फाइनल कॉल लेते हैं।
फर्स्ट ऑब्वियसली इट्स द डायरेक्टर जो सुजीत लेंगे कि नहीं यार ये फिल्म नहीं बन सकती है। दूसरी है कि हाँ, एक बार जब होता है कि अच्छा ये अब स्टोरी है जो हमने बनाना है, उसके बाद फिर मैं आता हूँ कि इसमें इसका वायबिलिटी क्या है, इस फिल्म को कैसे करके माउंट करेंगे, इसको किस जगह पर कौन है हमारा ऑडियंस, क्या है इसका कॉस्ट होने वाला, तो वो सारा चीज़ करके देन वी टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। सर मैंने क्यों पूछा, क्योंकि जब मास्टर क्लास से आपने एक बात कही थी कि जब फिल्म बनाते हैं देन फिल्म खत्म होने के बाद अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में जाते हैं, तो वो जो अगले फिल्म का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो कैसे क्या आप सब लोग फिर से वो इसी फेज़ में रहता है। अच्छा। क्योंकि हम बॉम्बे में नहीं रहते, हम अपना अपना काम करते हैं, लेकिन उसी बीच में हम लोग डिस्कशंस करते रहते हैं कि ये आइडिया है, ये है। एंड ये जो लाइफ है, जो जैसे अभी मैं गोवा में रहता हूँ, कैलकाटा में रहता हूँ, तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री का प्रेशर नहीं है, हम अपने दुनिया में हैं। एंड हम एक आराम से डिसीजन लेते हैं कि हाँ यार ये टाइप का फिल्म बनाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप अगर एक मार्केट में रहते हैं तो देन इट सडनली आप पे प्रेशर बहुत सारे कोलीग्स के भी होते हैं कि आप ऐसा फिल्म बनाओ, आप ऐसा, ये चलता है, ये फिल्म चलता है, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो हम तो गांव में रहते हैं, तो हमें फ़र्क ही नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देखते नहीं है, हमें क्या पसंद है हम वो बनाते हैं। और शायद उसी की वजह से इतनी अच्छी फिल्में देखने को मिलती है आपकी तरफ से। सर जहाँ पे ये सरदार उधम सिंह का जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई गई है, सबने अप्रिशिएट भी की है। कुछ सीन जो है जैसे सर ने भी बोला कि लास्ट में जालियनवाला बाग का जो सीन दिखाया तो लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। एक सीन जो जिसके बारे में शायद डिस्कशन हुआ था कि कोई है, कोई जिंदा है, उस सीन के बारे में स्पेशली मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना इंटेंस रहा था वो सीन, और लोगों को जो दिमाग में अभी तक मैं भी जब देखता हूँ तो दिमाग में रहता है। क्या कहना है आप? सी वो सीन जो था कि आप लिटरली देखते हो तो वो है उधम सिंह पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग में कोई जिंदा है, बट अगर आप उसको मेटामॉर्फिकली देखे हो तो वो इस देश वालों से बात कर रहा है कि कोई ज़िंदा है, कि आपकी कॉन्शियंस ज़िंदा है, आप उठिए, आप जो सब सो चुके हो कि आप जो ये आज़ादी मिली है आपको एक गारंटेड ले चुके हो लाइफ में, तो आप ज़िंदा हो क्या? सो एज अ, क्योंकि हम लोग को वी हैव टू बिल्ड आवर कंट्री एंड एवरीवन हैज़ टू बी कॉन्शियसली पार्ट ऑफ इट। सर एक बात सर ने भी कही थी, सुजीत सर ने, कि जब जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर, हाँ हमने भी सुना है, देखते हैं भी कि हाँ पैसा ही डालते हैं और बाद में कोई ये नहीं होता। आप एज अ प्रोड्यूसर कैसे काम होता है सर आप? सी प्रोड्यूसर का जॉब जो है कि इंडिया में सबसे पहला है कि बहुत ही बुरी तरह देखा जाता है कि हाँ आप तो पैसा लेके आते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम पैसा वैसा कुछ लेके नहीं आते। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आप यू आर एक्चुअली फर्स्ट विद द डायरेक्टर ऑन द फ्लोर, आप स्टार्टिंग से रहते हो, क्योंकि एंड इट्स अ कोलैबोरेशन, कि ऐसा नहीं है कि आप प्रोड्यूसर हो तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते हो। आई सिट डाउन ऑन द स्टोरी सेशन, हर पार्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, चाहे वो म्यूज़िक हो, बैकग्राउंड स्कोर हो, चाहे वो जब मीटिंग होती है सिनेमाटोग्राफर के साथ में, चाहे वो फिल्म की ग्रेडिंग हो रही होती है, चाहे वो VFX का काम हो रहा होता है। एंड ये विजन जब डायरेक्टर का समझते हैं तो एज अ प्रोड्यूसर योर जॉब इज़ टू गिव हिम द बेस्ट पॉसिबल टीम। वो जो लेके आना, कि जो अभी जैसे आज बात कर रहे थे कि पिया को स्वीडन से लाए, तो वो कहाँ से, वो इज़ माई जॉब टू फाइंड हिम द बेस्ट पॉसिबल टैलेंट। वो जो रशिया से मैं VFX के लोगों को लाया, सो दोज आर माइन, दैट इज़ नॉट द डायरेक्टर्स लुक आउट टू फाइंड, बिकॉज दैट इज़ अ विजन। आई नो कि हमें ये ऐसा फिल्म बनाना है, तो योर जॉब इज़ टू फाइंड दोज राइट काइंड ऑफ टेक्नीशियंस, कि ये सिनेमाटोग्राफर इस फिल्म के लिए अच्छा है, ये लोग हैं, एंड सब जो मिल के करे, तो ये चीज़ें करना होता है एज अ प्रोड्यूसर। शायद ये बात गोवा में भी मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को देखता हूँ तो ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हाँ डायरेक्टर के ऊपर उतना प्रेशर नहीं, हाँ लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा VFX कौन कर सकता है या फिर उसके लिए सबसे अच्छा काम कौन कर सकता है। मुझे लगता है कुछ नए डोर्स आपने खोल दिए हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के लिए भी। सर गोवा में आप रहते हैं, कभी सोचा है गोवा में कभी शूट करेंगे या फिर कोई फिल्म करेंगे? बिल्कुल, अभी तो जैसे आजकल रह रहे हैं काफ़ी लोगों से, जैसे आप जो कहानी सुना रहे थे, ऐसे मेरे बहुत सारे अभी गोवन दोस्त हो गए हैं, तो हम लोग बैठते हैं कभी इधर उधर, कभी शैक में बैठे तो बातें होती हैं। तो धीरे धीरे अभी मैं भी पहले मैं आता था 5 दिन 7 दिन 10 दिन, आज से नहीं, मैं 91 से गोवा आता हूँ हर साल। तो अब है कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, तो यहीं पर घर बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे इस स्टेट के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में समझ रहा हूँ, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ करूँगा। जैसे मेरे को पता है जो गिरिम मॉन्टे स्कूल जो है, उसका जो फुटबॉल के बारे में कुछ स्टोरीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग जो है,
तो ऐसे ऐसे अभी धीरे धीरे कहानियाँ आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। जैसे मेरे दोस्त ने हैं बाडरॉय ने जो फिल्म बनाई है, नाथुया गोपाल। हाँ, तो उसमें जो एक्टर है वो मेरे साथ डायरेक्ट करते थे पहले, अच्छा, विजय मौर्य। तो वो मेरे कंपनी में एड फिल्म्स डायरेक्ट करते थे विजय, तो बहुत पुराने दोस्त। तो ऐसा कनेक्शंस है, बट करेंगे कभी डेफिनेटली। ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी कुछ देखने को मिलेगा सर। एनीवेज थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ है सुजीत सरकार सर। सर आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो कहानी है सरदार उधम सिंह की, कैसे शुरू हुई? क्या आपने पढ़ा था या फिर कैसे आपको लिंक किया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सरदार उधम ये कहानी नहीं है, ये एक असली घटना है, इज़ ए ट्रू इवेंट। और जलियांवाला बाग आप सबको मालूम है कि पंजाब में अमृतसर के बाहर है, और ये घटना हुई थी जहाँ पे इतने सारे लोगों के ऊपर, अनआर्म्ड लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने। सो वहीं से जलियांवाला विज़िट से ही मेरे को आइडिया हुआ था कि कभी ना कभी शायद इस पे फिल्म बनाऊंगा। सो वो स्टोरी कुछ ऐसे वाकया आपको किसी ने बताया था, फिर आपने पढ़ा था इनके बारे में, क्या हुआ? नहीं, मैंने खुद ही इस पे रिसर्च किया और खुद ही मैंने इस पे काम किया। और बिकॉज़ मुझे इंटरेस्ट है प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट के उनके बारे में जानने के लिए, सो मैं उस पे ढूंढता चला गया, और मुझे सरदार उधम जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे ही मुझे मिलता गया और करता गया। सर आपने जो बात कही है, मैंने मास्टर क्लास के लिए एक पूछा था कि गोवा सेंट्रिक क्वेश्चन, क्योंकि हम गोवा में ही काम करते हैं। आपने बहुत सारा समय गोवा में बिताया है, रोनी ने बहुत सारा समय गोवा में बिताया है। सर क्या लगता है आपको, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो अभी तक लोगों को पता भी नहीं है, या फिर ऐसे कैरेक्टर्स या फिर ऐसे लोग जिन्होंने गोवा के लिबरेशन के लिए काम किया है वो अभी भी है, जिंदा है, उनके बारे में पता नहीं है। क्या लगता है आपको सर, उनके बारे में पता होना चाहिए? मेरे हिसाब से गोवा लिबरेशन पे भी फिल्म ज़रूर बनना चाहिए। छोटे लेवल पे तो बन ही रही हैं, बट आज आपने जैसे इस पॉइंट को रेज़ किया, तो बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने सुना होगा। और मैं चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी फिल्म बनाने के लिए आपको उस जगह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं पंजाब के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, गोवा तो मैं ऑलवेज़ विज़िट करने आया हूँ, बट अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ। अगर कभी मौका मिलेगा कि नहीं मैं इस पे फिल्म बना सकता हूँ, इस सब्जेक्ट पे, तो मैं ज़रूर एफर्ट करूँगा, और अदरवाइज़ मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा कि वो बनाएं। सर थैंक यू वेरी मच, बट नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू।